और वहीं बागपत में एक युवक ने पूरे परिवार का सर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। आरोप लगाने वाले परिवार ने कहा कि सिरफिरा युवक उनकी बेटी को उनके पास भेजने की लगातार धमकी भी दे रहा था। विवाद इस वजह से ज्यादा बढ़ गया क्योंकि परिवार हिंदू है और जिस युवक पर आरोप लगा है वो मुस्लिम है। हालांकि शाम होते होते पुलिस ने आरोपी रईस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से मुकदमा दर्ज है। ये सिरफिरा रईस पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि इस पर जिस करतूत का आरोप है वो बेहद गंभीर और चुभने वाला है। आरोप है कि रईस हिंदू परिवार को धमका रहा था, युवती को अपने साथ भेजने के लिए दबाव बना रहा था और जब परिवार वालों ने विरोध किया तो उनका सिर धड़ से अलग करने की धमकी दे दी। उसके फोटो लगाऊंगा और उस पे अरे आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। फिर घर वाले से कहने लगा कि लड़की कहाँ है। घर वाले ने कहा हमें कोई पता नहीं है, तुझे पता होगा। तो कह रहा नहीं आपको पता है लड़की कहाँ है, तो मुझे कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आपके पति को भी सर से अलग कर दूंगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं। बताया जा रहा है कि रईस के पास युवती के कुछ फोटो और वीडियो थे जिन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा था। 23 अगस्त को उसने व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भी शेयर कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले युवती को अपने साथ ले गया था। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि युवती ने युवक के पक्ष में बयान दिया था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया था। हाँ, ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब क्या लड़की दूसरा कोई बयान दे रही है, कोई दूसरी शिकायत दे रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो एविडेंस है हमारे पास, जो FIR है और जो अन्य एविडेंस है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि युवती ने अब कहा है कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया था और उस पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप तो ये भी है कि रईस ने विकास बनकर उससे बातचीत शुरू की थी। विकास बताया था, वो मुझे लेके गया था सीधा कलियर में, वहाँ पे रखा था। फिर वो बेटा लेके आया, मुझे पता लगा कि मोमडन है, तो मैंने उसको बोला मुझे घर जाना है। अपने कारण नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना मेरे साथ। कहाँ ले गया था आपको? सीधा वहाँ कलियर लेके गया था। चाहते हो बस वो हो जाए, छोटे ना जमानत ना हो, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पर। आज बागपत की जो घटना अभी सभी जगह चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस सिरफिरे मुस्लिम लड़के ने इस प्रकार की धमकी दी है परिवार का सिर काटने का, अक्सर हमने देखा है कि ये लोग ऐसी हरकत करते हैं। तो इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया है, इस पे FIR दर्ज हुई है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बहुत आवश्यकता है। पीड़ित कहती है कि वो 1.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। पूरा परिवार खौफ में जी रहा है। मैं समझती हूँ उन सर को मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि संभल के रहिएगा सर जी, वरना आपका तन कहीं सर से ना मतलब उनका अलग हो जाए। ये योगी राज है, ये मोदी राज है। यहाँ पर जिस भी तरीके की इस तरीके की धमकियाँ नहीं चलेंगी। हाँ, लड़का लड़की अगर स्वैच्छिक विवाह करना चाहते हो, उनकी इच्छा हो, तो वो एक अलग विषय है, उस पर एक जांच हो सकती है। मगर इस प्रकार की धमकीबाजी करना, चाहे परिवार वालों को हो, चाहे लड़की के परिवार वालों को, चाहे लड़के के परिवार वालों को, ये गलत है। एक महिला के अधिकारों का हनन देखते हुए उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकार एक महिला को मिले हुए हैं, उसकी आज़ादी से जीने के, उसके अपने जीवन साथी या अपने दोस्त मित्र को चुनने का हक जो उसको है, उसके तहत वो कार्रवाई, उसको वो सुरक्षा, वो सब उसके को दी जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि एक संदेश जाना चाहिए कि अगर आप पुरुष हैं तो आप जैसे आपकी इच्छाएं हैं वैसे महिलाओं की भी इच्छाएं हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं।
सवाल बहुत हैं, लेकिन उनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में खेकड़ा पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। अगर ऐसा ना होता तो फिर बागपत की ये खेकड़ा पुलिस सवालों के घेरे में नहीं आती। एक बात और इस मामले में निकलकर ये सामने आई है कि रईस ने विकास बनकर लड़की को अपने माया जाल में फंसाया था और अब वही लड़की ये चाहती है कि रईस के खिलाफ इतना सख्त एक्शन हो कि वो नजीर बने। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। और अब बात करप्शन का टावर एक्शन का पावर की करेंगे, लेकिन आज हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो आम जनता के लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अग्रसेन हाइट अपार्टमेंट का नक्शा निरस्त कर दिया और इसमें फ्लैट खरीदने वालों में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि अगर LNDA की पहले नक्शा पास नहीं किया होता LNDA ने, तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं होता। रिपोर्ट देख ली। लखनऊ में बन रहा था भ्रष्टाचार का टावर, LDA ने दिखाया पावर। सरकारी जमीन पर बन रहे थे फ्लैट, कब होगा भ्रष्टाचार का दी एंड? अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता जब नोएडा में भ्रष्टाचार के 2 बड़े टावर महज 9 सेकंड में जमीन में मिल गए थे। अब राजधानी लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अग्रसेन हाइट अपार्टमेंट का पता चला है, जिसका नक्शा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निरस्त तो कर दिया है, लेकिन LDA का भ्रष्ट तंत्र खुद भी सवालों के घेरे में आ गया है। ये काफ़ी दिन से इसमें शिकायतें हुई थी और ये प्रक्रिया चल रही थी लगभग 1 साल से। फिर सुनवाई के अवसर दिए अलग अलग कोर्ट्स ने, तो जो बिल्डर्स हैं उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया, प्रॉपर सुना गया। बेसिकली पाया गया कि अर्बन सीलिंग की लैंड थी कि जो LDA को मिलनी चाहिए थी, उसमें अर्बन सीलिंग की लैंड में तथ्यों को छुपाते हुए नक्शा पास कराया गया, क्योंकि बाद में दर्ज कराया गया, पहले दर्ज नहीं कराया गया था। तो गुण दोष के आधार पे हम लोगों ने जो मैप है रिवोक किया है और सम्यक कार्यवाही आगे की जाएगी। क्योंकि LDA के इस कदम से फ्लैट बुक कराने वाले लोगों पर संकट खड़ा हो गया है, जिन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी देकर फ्लैट बुक कराए थे। ये तो गलत किया। इस पे हाई कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, उसके बाद भी LDA ने बिना सुने हुए नक्शा निरस्त कर दिया। ये बिल्डिंग बनने की शुरुआत 2006 में हुई, बनके तैयार हुई 2014 में है, तो क्या इतने सालों तक सीलिंग विभाग सोता रहा? कोई भी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी या हाई राइज रातों रात नहीं बन जाती। अगर ये कोई भी डिस्प्यूट था इसमें, तो LDA ने इसको अप्रूव कैसे किया? बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर ये अपार्टमेंट बने हैं उसमें 90% सरकारी जमीन है। जमीन की कीमत का अनुमान 100 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। आवंटियों का कहना है कि जब LDA ने नक्शा पास किया था तब क्यों नहीं देखा कि जमीन किसकी है, क्योंकि अगर तब नक्शा पास ना होता तो कोई फ्लैट खरीद कर नहीं फंसता। क्योंकि LDA ने 17 फरवरी 2006 को श्री राम अग्रवाल को इस जमीन पर अपार्टमेंट के लिए नक्शा पास किया था। इसके बाद 30 जून 2016 को इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी LDA ने जारी किया। LDA के सामने अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट का नक्शा रद्द करने की नौबत ही ना आती अगर उसने नक्शे की अनुमति देने से पहले ही जांच पड़ताल पूरी कर ली होती। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर से LDA के भ्रष्ट तंत्र की पोल खोल दी, उसकी परतें उधेड़ दी है। हालांकि इस पूरे मामले में LDA ने कार्रवाई जरूर की, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटियों को। मतलब इस पूरे मामले ने LDA के भ्रष्ट तंत्र की परतें खोल कर रख दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार का ये खेल कब तक चलेगा। लखनऊ से ABP गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। बात चीन पाकिस्तान में खलबली, लौट आया है बाहुबली की कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना को उसका सबसे बड़ा जंगी जहाज मिल गया है। भारतीय नौसेना में ISC विक्रांत का आना खुद की लड़ाई लड़ने जैसा है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी ये मैदान में नहीं उतरा है। चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना आने लगा है, क्योंकि भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है। चीन पाकिस्तान में खलबली, लौट आया है बाहुबली। समंदर का सिकंदर, दुश्मन करेगा सरेंडर। सबसे बड़ा जंगबाज
नौसेना का नया ताज। जिस घड़ी का इंतजार पूरे देश को था वो आ गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने देश का पहला स्वदेशी जंगी जहाज नौसेना को सौंप दिया है, जिसके आने भर से चीन से लेकर पाकिस्तान तक में खलबली मच गई है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये भारत के समुद्री इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, जिसे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो न सिर्फ हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में गरजेगा, बल्कि दुश्मन देशों पर मौत बनकर बरसेगा। दरअसल जो युद्धपोत होते हैं उनकी जो ताकत होती है वो मिसाइल होती है और या फिर दूसरी गन्स होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी जो ताकत होती है जिसके लिए वो जाना जाता है वो दरअसल एक चलता फिरता जो है एक फ्लाइंग डेक होता है, एक रनवे होता है जिस पर ये फाइटर जेट्स खड़े होते हैं, इस पर तैनात रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। और इसीलिए जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर था ये भारतीय नौसेना को इसकी जरूरत थी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। भारत के पास पहले से ही INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि भारत ने रूस से लिया था वर्ष 2013 में। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत ने खुद तैयार किया है। कोची में कोचीन शिपयार्ड ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया है। अब वर्ष 2009 में इसकी कील लेइंग सेरेमनी हुई थी, 2013 में इसकी लॉन्चिंग हुई समुद्र में और अब जाकर ये बनकर तैयार हुआ है। भारतीय नौसेना में ISC विक्रांत का आना खुद से खुद की लड़ाई जैसा है, क्योंकि यह INS विक्रांत बनाम ISC विक्रांत की लड़ाई है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे ब्रिटेन से मंगाया गया था और दूसरा वो जो खुद बनाया गया। पहले विक्रांत ने 36 साल देश की सेवा की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। पड़ोसी मुल्क के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के सामने मौत बनकर खड़ा था। वहीं स्वदेशी IAS विक्रांत बनने में 13 साल जरूर लग गए, लेकिन ये आधुनिक, ताकतवर, क्षमतावान और घातक है, क्योंकि ये INS विक्रांत से भी 2 गुना बड़ा है। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनी INS विक्रांत को आज भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित कर दिया है। अगर बात करें तो ये वही INS विक्रांत है जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान के पनडुब्बी गाजी को डुबोने का काम किया था। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से अब INS विक्रांत हिंद महासागर में तैनात होगा उससे भारत की शक्ति बढ़ेगी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस हिंद महासागर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक ये मैदान में नहीं उतरा और चीन पाकिस्तान के माथे पर पसीना आने लगा है, क्योंकि ISC विक्रांत के आने से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। मतलब अब समंदर में चीन या पाकिस्तान में कोई भी चाल चली तो ISC विक्रांत वहीं पर पूरा हिसाब कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुरादाबाद बिजनौर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी और यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। इसके साथ ही आपको बताएं, ई बस चार्जिंग केंद्र भी जिसका उद्घाटन आज होने वाला है सीएम योगी आदित्य के हाथों। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। सीएम स्टेट प्लेन से सुबह 11 बजे मुरादाबाद की भदासन हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने चौधरी भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको बताएं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद आ रहे हैं। सीएम योगी सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे और इसके बाद गुलाब बाड़ी में बने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल घाट और इसके साथ ही सिविल लाइन में बने अटल पथ समेत स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और इसमें स्मार्ट शौचालय, ई कियोस्क, वाटर ATM समेत 15 विकास कार्यों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
तो कई कार्यक्रम आज हैं मुरादाबाद और बिजनौर में, और देखिए आज मुरादाबाद और बिजनौर का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का पहला ये ज्वाइंट कार्यक्रम है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आज सौगात मिलने जा रही है, घर की चाबी उन्हें सौंपी जाएगी। इसके अलावा आज मुरादाबाद और बिजनौर में कई अहम कार्यक्रम भी हैं, कई विकास कार्यों के उद्घाटन भी होने वाले हैं सीएम के हाथ। यानी कि कुल मिलाकर विकास के कार्यों की सौगात जनता को मिलने जा रही है इन दोनों ही जगहों पर। कान्हा गौशाला का निरीक्षण भी सीएम करेंगे, कैसे रखरखाव किया जा रहा है गायों का, ये देखने के लिए वो कान्हा गौशाले भी पहुंचेंगे। इसके अलावा देखिए मालन नदी का भी जायजा लेने वाले हैं। कलेक्ट्रेट में बने विद्युत भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों से एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने की योजना पर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी ने मीटिंग के दौरान कहा कि अलग अलग शहरों से लोग यहां आकर अपना अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ते जा रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। अभी जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी जिलों को शामिल किया जा सकता है और यूपीएससीआर बनाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। एनसीआर की तर्ज पर ये कवायद शुरू होगी। ओम प्रकाश राजभर की बात कर लेते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति के जाने माने चेहरे बन चुके हैं। उनके भविष्य की सियासी राह क्या होगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच वो लगातार सुर्खियों में जरूर रहते हैं। कभी ओपी राजभर अपने विरोधियों पर हमले करते हैं तो कभी चुभने वाला हमला उन्हें झेलना पड़ता है। इस बार उन पर हमला बोला है भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने, जिन्होंने ओपी राजभर को मुख्तार अंसारी का पुराना शूटर बता दिया है। यहां तक कह डाला कि वो कभी जोकर थे और आज भी सियासत में यही काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जितना राजनीतिक तौर पर पहचाने जाते हैं, उतना ही चर्चित उनका अंदाज रहता है और उनके इसी अंदाज पर अब विरोधी हमलावर हैं। ये जो है हुड़ाऊ नाच का जोकर भी रहा, उसमें जोकराई करता था, उसके बाद टैक्सी चलाया, उसके बाद फिर शूटराई किया, मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ गया। हरि नारायण राजभर भाजपा के ही पूर्व सांसद हैं। राजभर समाज में उनकी पहचान मानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने ओपी राजभर को ही निशाने पर ले लिया। राजभर को उन्होंने मुख्तार का शूटर तक बता दिया। 2022 में अखिलेश यादव से इसका संबंध हो, तो उनसे भी जो टिकट मिला, बेचा, उसे पैसा वैसा कमा लिया, इसलिए भावा बनाता है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान इस प्रदेश में राजभरों को पड़ा, जो राजभर शब्द अपने पीछे जोड़ करके राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल किया है। हम तो आपको बता दें, ये तो मुख्तार अंसारी का शूटर था। ओपी राजभर कभी कौमी एकता दल के साथ रहे, कभी भाजपा के साथ तो कभी सपा के साथ, और हरि नारायण राजभर जैसे नेताओं को ओपी राजभर की यही बात अच्छी नहीं लगती। आरोप तो यहाँ तक लगाया गया कि ओपी राजभर वोटों की ठेकेदारी करते आए हैं और राजभर समाज को धोखा दिया है। ये राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर चूँकि बिहार जाति का है, वो बनारस का रहने वाला है, इधर पूर्वांचल में आया और अपने को राजभर कहने लगा। भरों से चंदा लिया, भरों का खाया, भरों को पिया और भरों की वोटों का ठेकेदारी किया और भरों के वोटों को बेचा, टिकट बेचा और विधानसभा का भी टिकट बेच करके पैसा कमाया। फिर भाजपा से इसका तालमेल।
ओपी राजभर पर जो भी हमला बोलता है उस पर पलटवार भी होता है। हरि नारायण राजभर ने अपनी बात तो कह दी, अब बारी ओपी राजभर की भी आएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस मुस्लिम परिवार की जो मौलानाओं के निशाने पर आ चुका है और उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया है। फतवा जारी होने के बाद मुस्लिम महिला ने भी मौलाना पर पलटवार कर दिया और अब बात जिहाद तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। हाथ में गणपति बप्पा को लेकर घर में घुस रहा ये परिवार मौलानाओं की आंखों में चुभने लगा है। इस परिवार ने अपने घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की तो ये बात मौलानाओं को नागवार गुजरी है और देवबंद से फतवा जारी कर दिया गया है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये महिला रूबी आसिफ खान ने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी, जिसके बाद अब देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन ने वीडियो जारी कर इस परिवार को नसीहत दे दी है। हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। बेशक मौलानाओं को मुस्लिम परिवार का गणेश पूजन रास नहीं आया, लेकिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली महिला ने करारा पलटवार किया है और ऐसे फतवे जारी करने वालों को जिहादी तक कह दिया है। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ। इस मुस्लिम महिला का कहना है कि ऐसे मौलानाओं की बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम के सभी त्योहारों को मनाती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। इसको लेकर एक याचिका भी सिविल कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख नियत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता ने नीलकंठ महादेव मंदिर के पक्षकारों की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश पारित किया है। पिछले दिनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत 5 पक्षकारों की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं की कोर्ट में याचिका उन्होंने दायर की थी और इसमें जामा मस्जिद को राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया। कोर्ट में इस बिंदु पर सुनवाई की जा रही है कि इस मुकदमे से सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं। बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ है, जिसके लिए ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी गई। अब खबर अमरोहा से, जहां सरकारी स्कूल में अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहां प्रार्थना के नाम पर स्कूल में दुआ पढ़वाई जाती है। ये मामला अमरोहा के
दानिश मदान स्कूल का बताया जा रहा है, जहां इस स्कूल में मुस्लिम टीचर प्रार्थना की जगह हिंदू बच्चों से दुआ पढ़वाती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकारी स्कूल में नियमों को ताक पर रखकर ऐसा क्यों कराया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रार्थना की जगह पर बच्चों से दुआएं पढ़ाई गई और अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर सरकारी स्कूलों में मनमाने तरीके से टीचर क्यों बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की ये तस्वीर है, एक शिक्षक जो कि दुआ पढ़वाने की वजह से इस वक्त सवालों के घेरे में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से लाइन में खड़े हैं और कहते हैं कि बच्चों को आप जो सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टीचर बच्चों को दुआएं पढ़वा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।